नमस्कार, मैं संदीप लोयल आप सभी का लॉयल क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और इतिहास इंडिया जीके के कुछ इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। क्लास बहुत खास होगी क्योंकि इसमें सभी वंशज से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि उनके संस्थापक और अंतिम शासकों के बारे में तो जानेंगे ही, साथ साथ यहाँ से कुछ रोचक और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके वंशज से जुड़े हुए। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, किस वंश के शासकों में उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। तो किस वंश के थी भाई? पहला ऑप्शन है कर्ण वंश, दूसरा ऑप्शन है सातवाहन वंश, तीसरा ऑप्शन है सूंग वंश और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आजकल इस ऑप्शन का बड़ा चलन हो गया है, ये लगभग जीके के क्वेश्चनों में आप लोगों को ऑप्शन दिखाई देता होगा। तो ऑप्शन है सातवाहन, कर्ण और सूंग, ये तीन हैं। और किस वंश के शासकों में उनके राजाओं के जो नाम होते थे उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी? तो आप लोगों ने नाम सुना होगा गौतमी पुत्र सतकर्णी, है ना। इस तरीके से आपने कई राजाओं के नाम सुने होंगे। तो वो किस वंश के थे बताइएगा। तो दोस्तों वो सातवाहन वंश से संबंधित थे, सातवाहन वंश में ये प्रथा थी। इस हिसाब से ऑप्शन जो हमारा बी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। कुछ एक नाम आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। गौतमी पुत्र सतकर्णी था जैसे, है ना, सतकर्णी थे। तो यहाँ पे ऐसा था कि उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? एचसीएस पेपर में पूछा था। सातवाहन वंश की जो भाषा थी, राजकीय भाषा थी, वो भी पूछी थी। पहले संस्थापक की बात करते हैं कि सातवाहन वंश के जो है संस्थापक कौन थे। सिमुक, क्या नाम है दोस्तों? सिमुक। सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना करी थी 60 ईसा पूर्व। कब करी थी दोस्तों? 60 ईसा पूर्व में करी थी। किसकी हत्या करके? सुशर्मा की हत्या करके। अब ये सुशर्मा जो है ये कौन था? तो सुशर्मा जो है कर्ण वंश का अंतिम शासक था। किस वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा? कर्ण वंश का अंतिम शासक था। और कर्ण वंश के आपसे पूछे कि संस्थापक कौन थे या स्थापना किसने करी थी, ये कई बार पेपर में पूछा है। तो वासुदेव ने, कंस और वासुदेव आपको पता ही है, तो याद रखेंगे। कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे। अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था, जिसकी हत्या किसने कर दी थी? सिमुक ने। और एक नए राजवंश की स्थापना यहाँ से होती है जिसका नाम क्या था? सातवाहन वंश था। क्या नाम था दोस्तों? सातवाहन वंश था। अच्छा, अब जो मैंने आप लोगों से यहाँ से बात करी कि राजकीय भाषा, ये अभी हाल ही में 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा था सातवाहन वंश की राजकीय भाषा क्या थी। तो सातवाहन वंश की जो राजकीय भाषा वो प्राकृत थी। क्या थी दोस्तों? प्राकृत थी। और अगर लिपि पूछे तो ब्राह्मी। लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। दोनों ध्यान रखना, ये 2021 में एचसीएस वाले एग्जाम में पूछा था शायद। और लिपि क्या है? ब्राह्मी है। तो ये सारे के सारे आप लोगों को याद रहेंगे। सूंग वंश का भी मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे सूंग वंश की स्थापना किसने करी थी? पुष्यमित्र सूंग ने। सूंग वंश की स्थापना किसने करी थी दोस्तों? पुष्यमित्र सूंग ने सूंग वंश की स्थापना करी थी। अंतिम शासक कौन था? तो सूंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। कौन था दोस्तों? देवभूति सूंग वंश का अंतिम शासक था। एक बार चीज़ों को क्लियर करके समझें क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले पुष्यमित्र सूंग की बात करते हैं। कल की क्लास में जब हम मगध पढ़ रहे थे और मौर्य वंश के बारे में जाना, तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहदर्थ, जिसकी हत्या किसने कर दी थी? पुष्यमित्र सूंग ने। और एक नए राजवंश की स्थापना मगध पे हुई थी जो कहलाया था सूंग वंश। सूंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र सूंग। अंतिम शासक देवभूति। देवभूति की हत्या, देवभूति को किसने हरा दिया था? तो कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव ने। यानी सूंग वंश के बाद कौन सा वंश आया था? कर्ण वंश आया था। कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव ने करी थी। अंतिम शासक कौन हुआ था? सुशर्मा हुआ था। इसकी हत्या किसने कर दी थी? सिमुक ने कर दी थी। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व इसकी हत्या करके एक नए वंश की स्थापना करी जिसका नाम सातवाहन वंश था। सातवाहन वंश की राजकीय भाषा दोस्तों प्राकृत थी, जिसकी लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी। और सातवाहन वंश के शासकों में उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक कौन था भाई? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? मगध पे सबसे प्राचीनतम वंश में हम लोग बात करते हैं तो बृहदर्थ को जाना जाता है उसका संस्थापक। और जरासंध जिसका पुत्र था और जिसकी हत्या श्री कृष्ण के कहने पर भीम ने कर दी थी। यहाँ उसके बाद एक वंश है हर्यक वंश, ये भी मगध के ऊपर ही हम लोग पढ़ रहे हैं, मगध पे। तो एक वंश है हर्यक वंश। हर्यक वंश को पितृहर्ता वंश के नाम से भी जाना जाता था। पितृहर्ता वंश के नाम से जाना जाता था। पिता की हत्या करके राजा बनने वाला वंश पितृहर्ता वंश कहलाया। हर्यक वंश जिसका नाम था। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है बिंबिसार, दूसरा ऑप्शन है नागदशक, तीसरा ऑप्शन है जो अपनी जात का शत्रु कहलाया जिसका नाम था अजातशत्रु। तो दोस्तों हर्यक वंश की स्थापना किसने करी थी? हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने करी थी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना करी थी।
अच्छा, बिंबिसार का एक राजवेद था, ध्यान रखिए, एक लास्ट में हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो बिंबिसार का राजवेद का नाम क्या था? जीवक। जीवक जो है वो बिंबिसार का राजवेद था। अच्छा, उसके बाद अजातशत्रु भी आया था। अब यहाँ एक ऑप्शन आप नागदशक देख रहे हैं, तो नागदशक जो है दोस्तों हर्यक वंश का अंतिम शासक हुआ। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? नागदशक हुआ था। ध्यान रखिएगा, उन्हीं के बीच में था अजातशत्रु। चलिए आगे बढ़ते। अजातशत्रु से जुड़ी एक और इम्पोर्टेंट बात कि आपने बौद्ध संगीतियों के बारे में सुना होगा। अंतिम बौद्ध संगीति कुंडलवन कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, और पहली बौद्ध संगीति, फर्स्ट बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व कहाँ पे हुई थी भाई? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। कहाँ पे दोस्तों? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान रहेगा आपको, हर्यक वंश की स्थापना किसने करी? बिंबिसार ने करी थी। हर्यक वंश को पितृहर्ता वंश के नाम से जाना गया था। अंतिम शासक कौन हुआ था? नागदशक हुआ था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? अब ये तो हम लोग मौर्य वंश जब पढ़ रहे थे तब हमने करा था कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। नंद वंश का अंतिम शासक दोस्तों कौन था? घनानंद था, जिसको हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी थी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना करी थी? मौर्य वंश की। किसको हरा के दोस्तों? घनानंद को हरा के। अच्छा, महापदम नंद तो था, वो नंद वंश का क्या था दोस्तों? संस्थापक था। नंद वंश की स्थापना किसने करी थी? तो महापदम नंद ने करी थी, संस्थापक था महापदम नंद। अच्छा, ये संस्थापक था। एक बीच में वंश रह जाता है जो मैं बता रहा था कि नागदशक जो है अंतिम शासक था हर्यक वंश का, और नागदशक को किसने हराया था ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। एक बताने का कारण और यहाँ बीच में लिखता हूँ, देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। शिशु नागवंश, नागवंश का अंतिम दशक जो था ना, नागदशक था हर्यक वंश का, और उसके बाद कौन सा था? शिशुनाग। नागदशक शिशुनाग, ये वंश था शिशुनाग वंश, ठीक है ना। शिशुनाग वंश इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और शिशुनाग वंश की जो स्थापना है वो किसने करी थी, या यूँ कहें कि इसका पहला शासक कौन था जिसने शिशुनाग वंश की स्थापना करी थी? तो वो शिशुनाग ही था, इसी के नाम से ध्यान रखेंगे, शिशुनाग। अंतिम ध्यान रखना है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक जिसे किसने हराया था? जिसने नंद वंश की स्थापना करी थी, महापदम नंद ने हराया था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नंदीवर्धन, नंदीवर्धन। बताने का कारण मैं आप लोगों को यहाँ कह रहा था कि 483 ईसा पूर्व में क्या हुआ था दोस्तों? बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति जो है किसके शासनकाल में हुई थी? 383 ईसा पूर्व, ठीक 100 साल बाद शिशुनाग वंश इसके शासनकाल में हुई थी, इसके शासनकाल में। और राजा कौन था उसमें? कालाशोक। कौन था दोस्तों? कालाशोक उस समय राजा था। चलिए अब यहाँ ये चीज़ क्लियर हो गई। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद, जिसने किसको हराया था? नंदीवर्धन को हराया था, जो किस वंश का अंतिम शासक था? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। और शिशुनाग वंश की स्थापना किसने करी थी? शिशुनाग ने करी थी। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? घनानंद हुआ। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कालाशोक यहाँ पे क्लियर मैंने कर ही दिया। कालाशोक के शासनकाल में क्या हुआ था दोस्तों? 383 ईसा पूर्व में सेकंड बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो किया गया था, 383। और कालाशोक किस वंश का शासक था? तो शिशुनाग वंश का शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर कब बैठा? चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर कब बैठा? 345 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व। दोस्तों तीनों ऑप्शन बेहद खास हैं, तीनों ऑप्शनों पे सवाल पूछे जा चुके हैं पेपरों में। 345 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म होता है, 322 ईसा पूर्व में ये राजा बनता है, और 298 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु कर्नाटक के स्वर्णबेलगोला में होती है। कहाँ पे होती है? कर्नाटक के स्वर्णबेलगोला में 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। तीनों बातें यहाँ से ध्यान रखेंगे। कल की क्लास में मैंने ये चीज़ें सारी क्लियर कर दी थी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने ली थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? 269 ईसा पूर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला साल है। 261 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 298 तो आप लोगों को क्लियर मैंने कर ही दिया। तो 269 ईसा पूर्व में, असल में 269 ईसा पूर्व में जो है अशोक राजा बना था, और अपने राज्याभिषेक के ठीक 8 साल बाद इसने कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग पर आक्रमण जो है अशोक के 13वें शिलालेख में बताया गया है, जिसमें हृदय परिवर्तन की बात भी की गई है। जिसमें क्या कहा गया दोस्तों? हृदय परिवर्तन की बात भी की गई है। कलिंग युद्ध का वर्णन भी है, रोक एडिक्ट 13 जिसको कहते हैं 13वें शिलालेख में, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट खास बात ध्यान रखेंगे। अभी जो कलिंग आप लोग देख रहे हैं, ये कलिंग की राजधानी थी तौसली। क्या थी दोस्तों कलिंग की राजधानी?
तोसली। अशोक के शासनकाल में, ये मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, बताने के एक ही कारण है पीछे, क्योंकि हाल फिलहाल एग्जाम में ये बहुत बार पूछा है, कभी भी पूछ सकता है। अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या जो है वो कितनी थी दोस्तों? 5। कितने प्रांत थे? 5। एक यहीं से लिख लेते हैं, कलिंग था, और जिसकी राजधानी क्या थी? तोसली थी। क्या थी दोस्तों? जिसकी राजधानी तोसली थी। दूसरा क्या था? अशोक से पहले राजा बिंदुसार हुआ था, और जिसके शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। जिसके शासनकाल में कहाँ पे विद्रोह हुआ था दोस्तों? तक्षशिला में। तक्षशिला भी एक प्रांत की राजधानी थी, ये ऊपर पड़ता है इसलिए उत्तरापंथ। उत्तरापंथ की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। तीसरा उत्तर आया तो दक्षिण आएगा। तीसरा कौन सा था दोस्तों? दक्षिणापंथ था, जिसकी राजधानी क्या थी? सुवर्णगिरी। जिसकी राजधानी क्या थी? सुवर्णगिरी थी। और चौथा मैंने क्या कहा? उत्तर दक्षिण प्रासी, बोले तो पूर्वी, ठीक है ना। और पै आता है इसमें, और पै से पाटलिपुत्र। क्या ध्यान रखेंगे? पाटलिपुत्र। और अंतिम और पांचवा उत्तर दक्षिण प्रासी कलिंग हुआ। अब अशोक जो है राजा बनने से पहले किसका राज्यपाल था? तो ये अवंती का राज्यपाल था दोस्तों। राजा बनने से पहले अवंती का ये राज्यपाल था, और जिसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? अवंती की उज्जैनी। क्या राजधानी थी इसकी? उज्जैनी इसकी राजधानी थी। ये 5 प्रांत हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। इन 5 प्रांतों की राजधानियां ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? अभी अभी हम पढ़ के आए कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य की गद्दी पर बैठते ही हो गई थी, और अंतिम शासक 185 ईस्वी में था। तो लगभग मैंने कल की क्लास में आपको बताया 137 वर्षों तक क्या था? मगध पे मौर्य वंश का शासन रहा था, मगध पे। अच्छा, शासक था कौन? तो बृहदर्थ था दोस्तों। कौन था? बृहदर्थ था। बृहदर्थ की हत्या किसने कर दी थी? ये पॉइंट आपको याद रखना है। जिसने हत्या कर दी थी उसने मगध पे एक नए राजवंश की स्थापना करती थी, और बृहदर्थ की हत्या उसके सेनापति ने कर दी थी। किसने कर दी थी दोस्तों? उसके सेनापति ने। क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग। यानी पेपर में अभी हम पढ़ के आए हैं कि शुंग वंश की स्थापना किसने करी थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने करी थी शुंग वंश की स्थापना। अशोक के बारे में आप लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। चलिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदर्थ था। संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। 137 साल तक रहा। नेक्स्ट है, बरहूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया? बरहूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो ये स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था, जिसने किस वंश की स्थापना करी थी? शुंग वंश की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी थी? शुंग वंश की स्थापना करी थी। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना करी थी, जिसने बरहूत स्तूप का निर्माण करवाया था। इस वंश का अंतिम शासक हुआ था देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था दोस्तों? देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक हुआ था। इसकी हत्या किसने कर दी थी? इसकी हत्या जो है किसने कर दी थी दोस्तों? इसकी हत्या वासुदेव ने कर दी थी। किसने कर दी थी? वासुदेव ने कर दी थी, और एक नए वंश की स्थापना करी थी, जो कौन सा वंश कहलाया था? कर्ण वंश कहलाया था। कौन सा वंश कहलाया था? कर्ण वंश कहलाया था। ध्यान रखेंगे, कर्ण वंश की स्थापना किसने करी थी? वासुदेव ने करी थी। और कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? सुशर्मा। ये चारों ऑप्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिखा रहे हैं, जो आप लोगों को याद रखने हैं। पुष्यमित्र शुंग ने किसकी स्थापना करी थी? शुंग वंश की। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? देवभूति हुआ। कर्ण वंश की स्थापना किसने करी थी? वासुदेव ने। कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? सुशर्मा हुआ था। आगे हम पढ़ ही चुके हैं कि सुशर्मा की हत्या सिमुक ने करके सातवाहन वंश की स्थापना करी थी। बरहूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने बरहूत स्तूप का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है कुषाण वंश। बहुत कोशिश रहती है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लें हम लोग, ताकि आप लोग चीज़ों को बेहतर तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकें। कुषाण वंश है। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल, कडफिसेस, कनिष्क, वासुदेव, अश्वघोष। सारे बेहद इंपॉर्टेंट हैं। पूरा का पूरा जो ये साम्राज्य है कुषाण वंश का, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले, ये तो जीके में है, अगर हम लोग हरियाणा से बात करें तो कुषाण वंश काल के जो सिक्के हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए थे दोस्तों? कुषाण वंश काल के सिक्के मिताथल से प्राप्त हुए थे, अपने भिवानी, है ना। कहाँ से प्राप्त हुए थे? मिताथल भिवानी से कुषाण वंश के सिक्के प्राप्त हुए थे। चलिए, यहाँ बताइएगा कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुजुल कडफिसेस जो है कुषाण वंश का संस्थापक था। इस वंश का सबसे इंपॉर्टेंट शासक कौन हुआ था दोस्तों? कनिष्क। जितना पढ़े उतना कम। कनिष्क गद्दी पर कब बैठा था? 78 ईस्वी में। कब बैठा था दोस्तों? 78 ईस्वी में बैठा था। और इसके समय एक संवत चलाया था जिसका नाम क्या था? शक संवत था। कौन सा संवत था दोस्तों? शक संवत। अब पेपर में पूछे कि भारत सरकार के द्वारा जो यूज में लाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है, वो कौन सा संवत है? तो शक संवत है। कब चलाया था? 78 ईस्वी पूर्व में। किसके गद्दी पर बैठने पर भाई? कनिष्क के गद्दी पर बैठा जब, तो भारत सरकार इसका प्रयोग करता है।
ठीक है ना, भारत सरकार 78 ईस्वी। उससे पहले 58 ईसा पूर्व, 58 ईसा पूर्व की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी एक संवत चलाया गया था जिसका नाम था विक्रम संवत। क्या नाम था दोस्तों? विक्रम संवत। अच्छा, इतिहास में आप बताइए मुझे कमेंट करके कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले कितने राजा थे, विक्रमादित्य की उपाधि कितने तक पहुंच गए थे, संख्या में बताइएगा। यहाँ क्लियर हुआ कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था, इसी वंश का शासक था कनिष्क, 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। अच्छा, एक ऑप्शन है यहाँ पे वासुदेव। दोस्तों वासुदेव कौन था? कुषाण वंश का अंतिम शासक था। वासुदेव कौन था दोस्तों? कुषाण वंश का अंतिम शासक था। पेपर में पूछे कि कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव, स्थापना कुजुल कड़फिसेस, कनिष्क सबको याद रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? कनिष्क के शासनकाल में जो है चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों? तो कनिष्क। हम सारे पढ़ चुके हैं। 483 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? पहली बौद्ध संगीति हुई थी, अजातशत्रु। दूसरी 383 में क्या हुआ था? कालाशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति हुई। तीसरी किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल, मौर्य वंश अशोक। और चौथी जो है वासुदेव के काल में हुई थी। अच्छा, वासुदेव का जब शासन था उस समय जो बौद्ध संगीति हुई थी वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ये वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी दोस्तों। किसके अध्यक्षता में? वसुमित्र। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे वसुमित्र से बता रहा हूँ जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, जो आपके आने वाले एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं, वसुमित्र से। कारण भी है इसके पीछे एक, और ये है कि वसुमित्र ने जो है महाविभाष सूत्र की रचना करी थी। महाविभाष सूत्र की रचना जो है वो किसने करी थी? तो वसुमित्र ने करी थी महाविभाष सूत्र की। और असल में ये था क्या महाविभाष सूत्र? तो दोस्तों इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा गया है। कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा गया? महाविभाष सूत्र को कहा गया, जिसकी रचना चौथी बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष रहे थे वसुमित्र, उसने करी थी। ये हुई कहाँ पे थी? कुंडलवन में हुई थी भाई, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो जाती है और वासुदेव जो है इस वंश का अंतिम शासक हुआ था। वासुदेव इस वंश का अंतिम शासक हुआ था। हाँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? असल में कुषाणों के सिक्के मिता था लिखा हमने। गुप्त वंश के अगर पूछा जाए, और गुप्तों में जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला नाम है ना यहाँ पे, समुद्रगुप्त कालीन जो सिक्के हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए? तो समुद्रगुप्त कालीन जो सिक्के हैं दोस्तों वो कहाँ से प्राप्त हुए? मिताथल से। सिक्के कहाँ से मिले? भिवानी मिताथल से ये सिक्के प्राप्त हुए हैं। चलिए, अब यहाँ पे ना सबसे पहले श्रीगुप्त आप ऑप्शन देख रहे हैं, जो गुप्त वंश का क्या था? जिसने स्थापना करी थी। गुप्त वंश की स्थापना किसने करी थी? श्रीगुप्त ने करी थी। समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया, और ऐसा इसलिए कहा गया कि जो सिक्के प्राप्त हुए उस पे उसको वीणा वादन करते हुए दिखाया गया, इसलिए समुद्रगुप्त को जो है क्या कहा गया दोस्तों? कविराज कहा गया है। क्या कहा गया? कविराज कहा गया है। और अपनी विजयों के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जब भी, क्योंकि एक युद्ध है करनाल का युद्ध, जिसको हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं, नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच हुआ था, जिसमें हमेशा कहता हूँ नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी हुआ था उसका नाम क्या था दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय था। क्या नाम था? चंद्रगुप्त सेकंड कहते हैं। इसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आया था। ये बहुत बार पूछा है भाई कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। अच्छा, समुद्रगुप्त से दो बातें याद रखी। भारत का नेपोलियन कहा गया, वीणा वादन करते हुए दिखाया गया, इसे इसलिए क्या कहा गया? कविराज की उपाधि भी इसे दी गई। अच्छा, समुद्र कविराज कहा है ना, तो कविराज है इसलिए एक इंपॉर्टेंट बात और आप लोग यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, इसका जो दरबारी कवि था वो हरिशेन था। हरिशेन इसका दरबारी कवि होता था, और जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना करी थी। जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना करी। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, हरिशेन। और उसके बाद आप लोग भानुगुप्त और कुमारगुप्त देख रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके कुमारगुप्त जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी दोस्तों? कुमारगुप्त ने। और कितनी बार पेपर में पूछा गया? भानुगुप्त का 510 ईस्वी का एरण अभिलेख, जिसमें क्या बताया गया? सबसे पहले किसी के सती होने का अगर प्रमाण मिलता है तो 510 भानुगुप्त, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एरण अभिलेख ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले सती होने का प्रमाण अगर मिलता है तो वो इसी में मिलता है, 510 भानुगुप्त एरण। अच्छा, अब कुछ और इंपॉर्टेंट है। एक तो खास करके कि इनकी संस्कृत जो है वो राजकीय भाषा थी। संस्कृत जो है वो क्या थी दोस्तों? राजकीय भाषा थी। इसीलिए इतिहास का जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। संस्कृत की उपलब्धियों के कारण ही गुप्त काल को, जो गुप्त काल है, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? स्वर्ण युग कहा जाता है, संस्कृत उपलब्धियों के कारण।
स्वर्ण युग, ठीक है ना, ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य था। अब कई बार ये चीज़ें पूछे, राजवेद नाम सुना ना आपने, राजवेद। सबसे पहले हम लोग हर्यक वंश पढ़ के आए थे जिसकी स्थापना बिंबिसार ने करी थी, और उसका भी एक राजवेद था जिसका नाम क्या था भाई, बताइए, जीवक था। क्या नाम था जिसका, जीवक था। दूसरा चरक, अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कुषाण वंश, और उसका एक इंपॉर्टेंट शासक था कनिष्क। कनिष्क का राजवेद कौन था, चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना करी थी। अब पेपर में अगर आपसे पूछ ले कि चरक संहिता की रचना किसने करी थी, तो आसान था क्योंकि नाम में ही आंसर था। अब धन्वंतरी जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, धन्वंतरी, ये आयुर्वेदाचार्य था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ऑप्शन सी है। क्या है दोस्तों, ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य कौन था, धन्वंतरी। जीवक, बिंबिसार, चरक, कनिष्क और धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय, सारे के सारे आप लोगों को यहाँ से याद रखने हैं। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे हैं चीज़ों को किस तरीके से बेहतर आप लोग याद कर सकते हैं। सिर्फ एक ही काम करना होता है कि उनको असेंबल इस तरीके से करना होता है आपको कि जहाँ से आप चीज़ों को समझ सकें, बस, और कुछ नहीं है। एक साथ आप चाहें तो इतिहास को जब आप पहली बार पढ़ने लगते हैं तो थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन जब चीज़ों को आप लोग इंटरेस्ट लेके और उनको जानने की कोशिश करते हैं तब चीज़ें आपके समझ में आती हैं, तब चीज़ें बेहतर होती हैं। अभी तीनों राजवेद हैं, इनको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, जीवक, चरक और धन्वंतरी। जीवक बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक, चरक कनिष्क कुषाण वंश में आता है, धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय जिसके शासनकाल में फाहियान आया था, है ना, जिसके शासनकाल में कौन आया था दोस्तों, फाहियान आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रकूट एक राजवंश हुआ था और बहुत पेपरों में क्वेश्चन पूछा गया है कि कृष्ण प्रथम, और वो क्या क्वेश्चन यहाँ से इनसे पूछा गया है वो बताइए। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है दोस्तों, सैकड़ों बार पूछा जा चुका है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। वंश कौन सा था दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश था, राष्ट्रकूट। अब पेपर में पूछ ले एलोरा के मंदिरों, गुफा मंदिरों का निर्माण किसने, तो हम कहेंगे राष्ट्रकूटों ने। दंती दुर्ग जो है इस राजवंश का संस्थापक था। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, दंती दुर्ग था। ये सारे के सारे जो हैं इसी राजवंश से संबंधित हैं। कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण तृतीय, अमोघ वर्ष, गोविंद तृतीय, ये सब, ठीक है ना। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। या फिर आपसे पूछे एलोरा एवं एलिफेंटा, एलोरा एवं एलिफेंटा अगर आपसे पूछे जो है कहाँ पे, पहली बात तो यही पता हो, महाराष्ट्र में, MH महाराष्ट्र में। और एलोरा और एलिफेंटा के गुहा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया। तो एलोरा और एलिफेंटा के गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया। किसने करवाया दोस्तों, राष्ट्रकूटों ने, बस इतना याद रखेंगे, ठीक है ना। और एलोरा में कुल गुफाएं कितनी, ये सबको पता ही होगा, कुल 34 गुफाएं हैं। उनमें 3 भागों में बांटा, 1 से 12 बौद्ध धर्म से, फिर 13 से 29 हिंदू और 30 से 34 जैन धर्म से, यानी जैन गुफाएं। ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है। अच्छा, पहली बात तो ऐहोल सब लोगों को पता, हर्षवर्धन के बारे में सबसे ज़्यादा हमें जानकारी होती है जब हम लोग पढ़ते हैं पुष्यभूति वंश को, क्योंकि हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट रहता है, वर्धन वंश, क्योंकि थानेसर इनकी राजधानी थी और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था जिसमें पुलकेशिन द्वितीय जीत गया था। पहली बात हम ये पढ़ के आए कि ये युद्ध नर्मदा नदी के किनारे लड़ा गया था। और ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। किससे संबंधित है, पुलकेशिन द्वितीय से। इसके लेखक का नाम अगर आपसे पूछे, इसका लेखक का नाम क्या था, तो रवि कीर्ति। क्या नाम था, रवि कीर्ति, ठीक है ना। और ये पुलकेशिन द्वितीय जो है चालुक्य वंश से संबंधित था दोस्तों। किस वंश से, चालुक्य वंश से संबंधित था। चालुक्य में 3 वंश हम लोग पढ़ते हैं और ये चालुक्य के वातापी वंश से संबंधित था। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से, वातापी वंश से संबंधित था, जिसकी स्थापना किसने करी थी, चालुक्य के वातापी वंश की स्थापना
जयसिंह ने करी थी। चालुक्य के वातापी वंश की स्थापना दोस्तों किसने करी थी? जयसिंह ने करी थी। उसके ऊपर आप लोग देख रहे हैं तेलप द्वितीय। तेलप द्वितीय ने चालुक्य के कल्याणी वंश की स्थापना करी थी। किसकी करी थी? कल्याणी वंश की स्थापना तेलप द्वितीय ने। और विष्णुवर्धन आप देख रहे हैं, इसने चालुक्य वंश की भेंगी राजवंश की स्थापना करी थी। तीनों चालुक्य वंश यहाँ पे लिखे हुए हैं और एक वो सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो ऑप्शन ए में है, कौन सा दोस्तों? फिर से पढ़ते हैं। चालुक्य के 3 वंश, सबसे पहले चालुक्य का कल्याणी वंश जिसकी स्थापना तेलप द्वितीय ने करी थी। उसके बाद चालुक्य वातापी जिसकी स्थापना जयसिंह ने करी, जिस राजवंश से संबंधित था कौन? पुलकेशिन द्वितीय। और तीसरा है विष्णुवर्धन जिसने चालुक्य के भेंगी वंश की स्थापना करी थी। और ये मैंने युद्ध आपको बता ही दिया, किस नदी के किनारे था? नर्मदा नदी के किनारे था। लेखक कौन था इसका? तो इसका लेखक रवि कीर्ति था। ऐहोल को मंदिरों का शहर भी कहते हैं दोस्तों। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? तो ऐहोल को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला हमारा क्वेश्चन है, चलिए अगला नहीं है, एक मैं ही क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से पूछता हूँ आज की क्लास में। और ये आज का लास्ट टॉपिक आप लोग कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वाला। देखते हैं कौन इसका आंसर कर पाता है। और आप लोगों को पता पंचतंत्र, पंचतंत्र के बारे में सब जानते हैं। किसने लिखा था? विष्णु शर्मा ने। बहुत बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ से क्वेश्चन ये है कि पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा ने लिखी थी किसके शासनकाल में? ये शासनकाल आपको पता नहीं, सारे वंश हमने पढ़े हैं, ये सारे आपके ऑप्शन हैं। पंचतंत्र की कहानी किसने लिखी थी दोस्तों? विष्णु शर्मा ने। पता है आप सबको, क्योंकि पेपरों में बहुत बार पूछा जा चुका है। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना करी थी, किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। और जो मैंने ये संस्कृत लिखा है इसी में ही आपका आंसर छिपा है। चलिए फटाफट से आंसर बताइएगा कि पंचतंत्र, या यूँ कह लीजिए विष्णु शर्मा ने जो पंचतंत्र को लिखी थी ये किस वंश में? ठीक है ना, तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।